जो फ्रंट एंड हमारा वो व्यू होता है जो क्या करता है, हमें दिखता है, जो हमें फ्रंट में दिखता है। जैसे मैं इसी स्क्रीन की बात करूं, मेरा इस फ्रंट में मेरे इस स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, फाइल दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, ड्रॉ दिख रहा है, डिजाइन दिख रहा है, फिर मेरी इस पे ये कंटेंट लिखी हुई दिख रही है, इधर ये है, ये सारी जो विजन मेरे सामने ये दिख रही है, ये सारी फ्रंट एंड की पार्ट है। तो कुछ भी वो पार्ट जो यूजर को, जो हमें आंख के सामने दिखता है, वो फ्रंट एंड कहलाता है। अब इसी फ्रंट एंड को हम बनाने की अलग अलग टेक्नोलॉजी है। कोई फ्रंट एंड इसको हम नॉर्मली अभी एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट से बनाएंगे, कोई इसी फ्रंट एंड को रिएक्ट से बनाता है, कोई इसी फ्रंट एंड को रिएक्ट नेटिव से बनाता है, कोई इसी फ्रंट एंड को फिर ऐसी किसी और टेक्नोलॉजी से बनाता है। बट है यही चीज। बैकएंड क्या है? बैकएंड क्या, अब जैसे मान लो इसी पे मैंने क्लिक किया, न्यू स्लाइड पे मैंने क्लिक किया, भाई ये क्या ऐसा था इसके पीछे मैकेनिज्म की, ये पॉपअप मार के आ गया, मैंने ब्लैंक क्रिएट किया, देखो एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ क्रिएट हो गई। कुछ तो इसके पीछे कोड होगा, जिसने ये अपने मनी तो क्रिएट नहीं होगी। तो इसके पीछे इस न्यू स्लाइड पे फिर इस स्क्रीन पे क्लिक करने पे कुछ तो ऐसी कोड बैकएंड में होगी जो एक नया स्लाइड क्रिएट करके दे रही है, जो एक नया स्लाइड क्रिएट करके दे रही है। ये कैसे हो रहा है? या मैं यहीं पे किसी अथी का, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूं और इसकी मैं फॉन्ट बढ़ाता हूं, देखो ये फॉन्ट बढ़ गई। तो ये सारी चीज कैसे हो रही है? कुछ तो ऐसा बैकएंड में कोड होगा। तो बैकएंड में बेसिकली बैकएंड क्या होता है, वो बैकएंड वो पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का जो हमें विजिबल नहीं होता है, बट वही कह सकते हो एक मोस्टली फंक्शनल होता है। क्योंकि जितने भी हम आज फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक में हम लॉगिन यूज करते हैं, गूगल में हम लॉगिन करते हैं, अभी मीट में तुम ज्वाइन कर रहे हो, मीट में तुम्हारे पास आवाज जा रहा है, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, ये सारा कैसे हो रहा है? ये सारा बैकएंड पे हो रहा है, बैकएंड के चलते हो पा रहा है। तो बैकएंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये फुल्ली फुल्ली प्रोग्रामिंग पार्ट होता है। फ्रंट एंड में तुम्हारे उतना लॉजिक लगाने की तुम्हें जरूरत है नहीं, फ्रंट एंड में तुम्हारा ज्यादा लॉजिक लगता है नहीं बेसिक पे, बट बैक एंड पूरा ये होता है। तो ये है। फिर अब हमारा आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जनरली कुछ भी, डेटाबेस वो होता है जहां पे हम डेटा, नाम ही है बेस, बेस मतलब घर, और डेटा मतलब डेटा, डेटा का घर। तो ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर का। तुम्हारा, तुम फेसबुक पे पोस्ट करते हो, तुम्हारा वो पोस्ट विजिबल होता है, क्यों? तुम बंद कर दिए फिर भी तुम्हारा पोस्ट विजिबल आता है, कहीं तो वो स्टोर हो रहा है। तुम गूगल पे, गूगल गूगल ड्राइव पे तुम अपना फाइल रखते हो, वो गूगल ड्राइव पे फाइल तुम्हारी सालों साल चलती है। तुम आज थी, तुम्हारी फोन गुम हो गई, तुम्हारी फोन, तुमने फोन चेंज किया, सारा कुछ तुम्हारा, फोन चेंज करते हो सिर्फ तुम अपना गूगल का अकाउंट लॉग इन करते हो, तुम्हारा सारा डेटा मिल जाता है तुमने जो ड्राइव पे सेव किया है। तुम्हारी फोन गुम हो गई फिर भी तुम अति उसका अति करते हो, तो वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? तो गूगल की कुछ डेटाबेस होगी जहां पे तुम्हारा वो क्या कर रहा है, डेटा स्टोर करता है। तो डेटाबेस एक प्लेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। अब ये अलग अलग टाइप के डेटाबेस होते हैं, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस क्या होती है, नो एसक्यूएल क्या होती है। फिर डोमेन, ये बहुत किसी ने सुना होगा। किसी को पता है डोमेन क्या होता है? होती है वेबसाइट की, डॉट कॉम, गूगल डॉट कॉम, फेसबुक डॉट कॉम। हमारा कॉलेज का वेबसाइट का है mcmotihari.ac.in। ये एक्चुअली एक नेम होती है। अब नेम किसकी होती है? तो हमने कल के क्लास में देखा था कि इंटरनेट बहुत बड़ा है, इस पे बहुत सारे सिस्टम है, कनेक्टेड सिस्टम है जिसको हम लोग सर्वर कहते हैं। अब बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड है, तो उस पे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा क्या है? मैं मोतिहारी कॉलेज का मैं खुलता हूँ अथी, मोतिहारी कॉलेज की मैं एक वेबसाइट है जहाँ पे मोतिहारी कॉलेज के बारे में सारा डिटेल्स है, या हमारी एटीपीएलसी की एक वेबसाइट है जहाँ पे एटीपीएलसी के बारे में सारा डिटेल्स है। तो ये कैसे लोकेट होगी? अथी तो अथी में अब क्या है, हमारा, हमारे अथी पे इंटरनेट पे अमेरिका के भी इंसान है, हमारे इंटरनेट पे केनिया के भी इंसान है, इंडिया के भी इंसान है, पाकिस्तान के भी इंसान है। तो इतने बड़ी इंटरनेट पे चीजें कैसे लोकेट होगी? तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी चीज हम इंटरनेट पे डालते हैं उसका हम एक नाम लेते हैं। अब नाम देता कौन है? नाम देता कौन है? तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तुम्हारी, आईसीएनएन, इंटरनेशनल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नेमिंग। मैं उसका फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, आईसीएनएन है या ऐसे कुछ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है
जिसका काम क्या होता है, वो डोमेन प्रोवाइड करती है। गोडैडी का नाम सबने सुना होगा, बहुत एडवर्टाइज में देखते हो। तो ये क्या है? ये तो हाँ, तो गोडैडी क्या करती है, यही हमें नाम देती है। अब नाम दे वो क्या देती है, तो हम डायरेक्टली इससे कनेक्ट नहीं कर सकते आईसीएनएन से। तो हमारा क्या होता है, डिफरेंट डोमेन प्रोवाइडर्स होता है, जो क्या करता है, हमसे नाम लेना है अपनी वेबसाइट की। वो वो फिर चेक करता है, क्योंकि यूनिकनेस होनी चाहिए। तो वो चेक करता है कि तुम जो नाम दे रहे हो, मुझे आज कोई कंपनी स्टार्ट करनी है abc.com से। तुम एक गोडैडी के प्लेटफॉर्म पे गए, गोडैडी के प्लेटफॉर्म पे गए और तुम वहां पे क्या किए, तुम वहां पे तुमने डाला कि मुझे इस नाम से लेनी है। तो वो चेक करता है कि क्या इस नेम से पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरी वेबसाइट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो तुम्हें वो नाम नहीं देगा, नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो तुम्हें वो नाम दे देगा। उसके बाद फिर क्या होता है, अब तुम सर्विस ले रहे हो तो कुछ तुम्हें चार्ज देना पड़ता है, तो डोमेन परचेज करना पड़ता है हमें डोमेन का। फ्री डोमेन भी होती है, मैं आगे बताऊंगा क्लास में भी। फ्री डोमेन भी हम ले सकते हैं, बट नॉर्मली डोमेन के लिए हमें पे करना पड़ता है कुछ चार्जेस। हमारी मोतिहारी कॉलेज की भी डोमेन के लिए उस कुछ पे करना पड़ता है उन्हें। तो ये डोमेन क्या होता है, हमारा इंटरनेट पे एक नेम होता है, कोई भी एक नाम होता है किसी भी थी की ऑनलाइन प्रेजेंस की, हमारी हमारे ऑनलाइन वेबसाइट की या ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन की एक नेम होती है, जो इंटरनेट पे, जिससे हम इंटरनेट पे थी उसको लोकेट करते हैं। अब इन्हीं को तुम आगे जाओगे तो फिर इसका अब क्या होगी, इस डोमेन के पीछे क्या होता है, एक आईपी एड्रेस का नाम सबने पता होगा, सुना है आईपी एड्रेस। एक डोमेन के पीछे आईपी एड्रेस होती है। अगर google.com है, उसकी भी कुछ आईपी एड्रेस होगी, उसकी भी आईपी एड्रेस होगी। facebook.com की भी आईपी एड्रेस होती है, तुम उसकी भी आईपी एड्रेस है। तुम कभी गूगल पे जा करके, ऐसे google.com की आईपी एड्रेस फिक्स नहीं होती। अब आईपी एड्रेस में भी जब जाओगे तो स्टैटिक और डायनेमिक होती है, गूगल की डायनेमिक आईपी एड्रेस होती है। बट देखो, अगर तुम चेक करोगे, ये हर 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 सेकंड चेंज करती है। देखो, इसकी कुछ है, ये हर हमेशा भले भले चेंज करती रहती है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अब ये कंप्यूटर नेटवर्क की मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं टर्म्स को तुमको बता रहा हूँ। देखो, पब्लिक आईपी एड्रेस ऐसी कुछ है इसकी। फिर ऐसे ही फेसबुक की होती है आईपी एड्रेस। तो हर अति की, इन डोमेन के पीछे क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। और वो आईपी एड्रेस बेसिकली क्या होता है, इनके मशीन का होता है, जिस मशीन पे ये अति ये की हुई है। और ये आईपी एड्रेस से ऐसे क्या होता है, देखो इसकी IPv4 है गूगल फेसबुक डॉट कॉम की 157.240.22.235, इसकी IPv4 एड्रेस है facebook.com की। तो हर एक डोमेन का एक आईपी एड्रेस होता है। अब ये असाइन कौन करता है, इसको असाइन करता है डीएनएस। हर एक डोमेन प्रोवाइडर के पास डीएनएस फंक्शनैलिटी होती है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम की एक फंक्शनैलिटी होती है, जिससे ये क्या करता है, मैपिंग करता है कि google.com को कौन सा आईपी एड्रेस देना है। ये मैपिंग तुम कैसे करोगे, डीएनएस का यूज करके। तुम्हारा एक आईपी एड्रेस है 127 जनरली नहीं होता, 172.168.23.9। इसको तुम इसको तुमको मैप करना है facebook.com से। तुम कैसे करोगे, यूजिंग डीएनएस। ये डोमेन है। होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग हमारी बेसिकली क्या होती है, हमने डोमेन तो ले लिया, अब हमारा क्या होता है, हमने अभी देखा सर्वर होती है। सर्वर पे हम अपने लैपटॉप पे थी, हम अपने लैपटॉप पे कोई फाइल रखे हैं, अब मैंने इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या करता है, तब तक ही ये थी काम करेगा जब तक क्या होगा, मेरा सिस्टम ऑन रहेगा। अगर हम अपने सिस्टम को बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, मेरा फाइल को कोई यूज नहीं कर पाएगा। तो होस्टिंग एक ऐसा प्लेस होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन पे थी बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं। AWS का नाम तुमने अगर समय किसी ने अमेजन वेब सर्विस का सुना होगा, गूगल क्लाउड का नाम सुना होगा, ये सारी होस्टिंग प्रोवाइडर है। अभी अगर बहुत एडवर्टाइजमेंट ब्लू होस्ट का देखे होगे, ब्लू होस्ट हो गया, होस्टिंगर का है, फेसबुक कभी कभी यूट्यूब सब पे आता होगा एडवर्टाइजमेंट। ये सारी होस्टिंग प्रोवाइडर जो क्या करती है, हमें एक प्लेस देती है, एक प्लेस देती है जहां पे आप क्या कर सकती हो, अपना सारा वेब फाइल, तुम्हारी सारी वेब एप्लीकेशन की फाइल आप वहां पर के जा करके डाल दो। एंड वो क्या करेगा, आपका डोमेन है और वो आपका पूरे दुनिया को दिखाएगा।
उन होस्टिंग प्रोवाइडर की क्या होती है, उनकी सिस्टम हमेशा नेटवर्क से कनेक्टेड रहती है और हमेशा उनका बैक अथी पावर, हमारे में होगा पावर कट हो गया गया, उनका हमेशा 24 आवर क्या रहता है, इंटरनेट कनेक्टेड रहता है, 24 आवर उनके पास ये बिजली रहती है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो फिर बैकअप रहता है कि अगर तुम्हारा कुछ हुआ भी तो तुम्हारा डेटा वहां सेफ है। तो ऐसे बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं। होस्टिंग का बेसिकली क्या है कि हम अपने सारे फाइल को ऑनलाइन कहीं किसी सर्वर पे डालें ताकि हम उसको पूरे दुनिया को दिखा सके, हम उस दुनिया को दिखा सके। मैंने भी, अगर मुझे आज तुम लोग को एटीपीएलसी की दिखानी है, मैंने इसको कहीं डाला होगा, मैंने इसको कहीं किसी न किसी प्लेस पे डाला होगा जहां से आज तुम इसकी सारी थी में इसकी एचटीएमएल फाइल होगी, इसकी सीएसएस फाइल है, ये सारे फाइल्स को मैंने कहीं पुट किया, ये इमेज है, मैंने इसको पुट किया है कि मैं आज गूगल पे इसको सर्च कर पा रहा हूँ। इन सब ने फीडबैक दिया, ये सारी भी कहीं पुट की हुई है, डेटाबेस में पुट है जहां से ये व्यू हो रही है। तो ये होस्टिंग है, डोमेन होस्टिंग क्लियर हुआ सभी को? हेलो, यस सर। सर्वर मैंने बता दिया, सर इसका एक बार हेल्प होस्टिंग फिर से। क्या हुआ? सर होस्टिंग एक बार फिर से थोड़ा सा। देखो, होस्टिंग को बेसिकली एक टर्म में समझो, होस्टिंग एक स्टेट में समझो। होस्टिंग मतलब कि हम अपने सारे फाइल्स को हम कहीं ऐसे जगह पे डालें ताकि उसको पूरी दुनिया देख सके, वो ऑनलाइन एक ऐसे प्लेस पे डाले, सर्वर पे डाले। सर्वर क्या होता है बेसिकली, सर्वर को एक कोई कंप्यूटर होता है, कोई एक हार्ड डिस्क होता है जो 24 आवर इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड रहता है। और उससे क्या होता है कि हम उसको चाहे दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे कभी भी हम खोले अपने अथी में, तो वो एप्लीकेशन हमको मिलनी चाहिए, वो एप्लीकेशन हमारी हमारी वेब एप्लीकेशन मिल जाएगी। जबकि अगर हम अपने सिस्टम पे रखेंगे, तो हम अगर जैसे सिस्टम बंद करते हैं या हमारा सिस्टम लाइट कटने से बंद हो गया, तो फिर हमारा वो फाइल हमको कोई देख नहीं पाएगा। तो इस कारण ऐसा ये होता है। क्लियर है? सर्वर मैंने बता दिया कि सर्वर हमारा क्या होता है कि कोई भी हार्ड डिस्क है या कोई भी कंप्यूटर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये देखो टर्म्स है, ये बेसिक बेसिक मीनिंग है, लेकिन है वर्जन कंट्रोल क्या होता है। वर्जन कंट्रोल ऐसे हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, बट वर्जन कंट्रोल क्या होता है, नाम है थी में। प्ले स्टोर का नाम सबने सुना है ना? प्ले स्टोर तो सबने यूज किया है। यस यस सर। सर। प्ले कोई भी एप्लीकेशन चाहिए, हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? प्ले स्टोर। एंड्रॉइड की कोई भी एप्लीकेशन हमें चाहिए, हम प्ले स्टोर पे जाते हैं। प्ले स्टोर पे होता क्या बेसिकली, हम कोई भी एप्लीकेशन बनाए, आगे जब पढ़ोगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो देखोगे कि कैसे अपने ऐप को तुम एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे डाल सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, हमने कोई अथी बनाया ऐप, हम उसको क्या किए, अब हमको इसको पूरी दुनिया को अथी हमें अपने दोस्त के पास भेजना है। मेरे अभी सिस्टम में मेरा सिस्टम बंद होगा, मेरे सिस्टम पे लोकली है, बंद होगा वो नहीं होगा, तो हम उसको प्ले स्टोर पे डाल दिए, अब लो शेयर कर दो। तो प्ले स्टोर भी एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म। वर्जन कंट्रोल क्या होता है? वर्जन कंट्रोल क्या है, जैसे कि नाम ही से चल रहा है वर्जन कंट्रोल, कि हम वर्जन कंट्रोल करें। अब एक सॉफ्टवेयर का तुम देखते हो कि अलग अलग वर्जन आता है, एंड्रॉयड का भी वर्जन अलग अलग आता है, 4.4, 5.1, हर हमेशा देख रहे हो एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, ऐसे अलग अलग वर्जन उसका आ रहा है, हर हमेशा अपग्रेड। अब वर्जन आ रहा है हर वर्जन। अब मान लो फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहां हमको क्या कर सके, प्रीवियस वर्जन का भी वो हिस्ट्री रख सके। मैंने वर्जन चेंज किया, मैंने वर्जन चेंज किया 8 to 9, 9 में आया, हमारे पास मान लो 9 में आने के बाद कुछ इशू हो रहा है, या हम जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर, मैंने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया, मैंने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, काम कर रहा है, काम कर रहा है। अब मैंने उसमें कुछ चेंजेस किया, उस सॉफ्टवेयर में मैंने चेंज किया, वो सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया। अभी तक वो काम कर रहा था, बट मैंने एक थोड़ा सा चेंज किया, वो क्रैश कर गया। अब मुझे पता नहीं है कि मैं मुझे पता नहीं है कि मैं, और मान लो तुम भूल गए, ये तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कहाँ चेंजेस किया, तुम्हें तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है कि तुम्हारी बनी बनाई एप्लीकेशन की वो चेंजेस को ढूंढो कहाँ से। तो अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता जो ये चेंजेस को रखता कि तुमने कहाँ पे चेंज किया है,
तुमने कहाँ पे चेंज किया, इसकी हिस्ट्री को एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखता तो कितना बेटर होता, हम अथी में अथी चीजों से बचते। हम ही है। एक मिनट रुकना जस्ट, क्या कर रहे कौन हैं? है पुरना वाला? अभी अभी उसको मत ले जाइए, छोड़ दीजिए, छोड़ दिए उसको, नहीं अथी उसका अथी होना जरूरी, छोड़ दीजिए उसका अथी। कहता है नहीं पढ़ पाएगा थी, नहीं पढ़ पाए, वही ना चीज है, वही चीज का लेना है। वो- झूठों के अच्छा ले जाइए, हम बाद में, विवाद। लेकिन अति वही है कि आप ले जाइएगा ना, फिर मेरे बात का अथी हो जाएगा, तब बुझिएगा। हम उसको बोले मैं 2 दिन नहीं, तो वो नहीं, तो आप समझ नहीं रहे बात का, इसलिए कहे हैं। जाने दो वो थी। तब ठीक है, ले जाइए, तब इसीलिए चलते रहते मैं, हम उसको 2 दिन बोले हैं, तब वैल्यू नहीं करता है मेरा, आप लोग ही वैल्यू नहीं करने देते हैं बात की। जब उसको हम बोले हैं 2 दिन नहीं देंगे, आप दे दीजिए जा करके। अब जब हम कह रहे हैं नहीं तो दे दिए, हम दे दिए ना, तो फिर ठीक है ना, तब अथी मेरे बात का कोई वैल्यू नहीं रह गया उसके सामने। वो यही बात हंस हंस के बोला था कि हम ले लेंगे शाम तक में, हम शाम तक में ले लेंगे, हम शाम तक ले लेंगे, देख रहे हैं, सॉरी, इतना है ना। हेलो, हेलो। यस सर, यस सर। गिटहब एक ऐसा ही प्लेस है कि गिटहब क्या करता है, हमारे सारे चेंजेस का ट्रैक डाउन रखता है। मैं गिटहब पे अगर दिखाऊं तुम्हें, गिटहब की मैं अपनी रिपोजिटरी दिखाऊं, अभी तुम्हारे सारे बैचमेट कर रहे हैं ना, उनसे पूछना कि वो पर डे क्या होता है। सॉरी गलती। अभी ले जाओ, बाद में अथी में सेशन के बाद हम तुझसे बात करेंगे, बीच बीच में आ रहा है सेशन में, बीच में अथी करके रिकॉर्डिंग होते रहता है ना, सब अथी में है एकदम गजब। कंपनी का है। तब क्या था, कंपनी का नहीं अपना है, लेकिन रिकॉर्ड होते रहता है। हाँ, तो एक ऐसा, अब जैसे गिटहब की मैं दिखाऊं अपनी रिपोजिटरी, तो देखो गिटहब की मैं रिपोजिटरी तुम्हें दिखाता हूं, तो चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी कि गिटहब बेसिकली करता क्या। एक मिनट, अरे यार, अभी तुम्हारे बैचमेट्स सब कर रहे हैं। इनिशियल से मैं देख सकता हूँ, मैंने इनिशियली इसको 17 दिसंबर में इसमें कमिट किया, इनिशियल कमिट। फिर मैंने 17 दिसंबर को ही इसमें फिर चेंजेस किया, बेसिक एवरेज स्टैक नबीज, एंड इन सारे कोड को मैं देख भी सकता हूँ। मैं अगर किसी पे क्लिक करूँ तो मैं उस कोड को देख सकता हूँ, उन उस प्लेस पे मैं जा सकता हूँ, वहां से कोड निकाल सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। तो ये चीजें फिर देखो, इसमें सारी हिस्ट्री बन रही है, कब कब अपने क्या इस एक रिपोजिटरी है। आगे हम लोग गिटहब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे रिपोजिटरी क्या होता है, बट इस रिपोजिटरी में हमने कब क्या क्या चेंजेस की है, सब कुछ इसमें दिख रहा है। देखो, आपने 21 को 2 बार चेंजेस किया, 20 को 2 बार चेंजेस किया, 19 को 1 बार किया, 18 को 1 बार किया, 2 बार 3 बार 17 को किया है। मैंने एक फोल्डर के अंदर, बेसिकली समझ लो, एक फोल्डर के अंदर मैंने कब क्या क्या चेंजेस किया है, ये सारा ये ट्रैक कर रहा है। और उसके बाद मैं किसी भी चेंजेस को देख सकता हूँ, मैं किसी भी चेंजेस को देख सकता हूँ कि मैंने उसमें क्या चेंजेस किया था। ये गिटहब का है। देखो, ये पहले ऐसा था, जो रेड कलर में दिख रहा है वो चेंजेस था जो पहले था, और मैंने जो ग्रीन दिख रहा है वो मैंने पहले ये ऐसा था, और मैंने इसमें चेंज करके ये फाइल डाली। पहले इसमें इतनी थी, इंपोर्ट सेफ एरिया टेक्स्ट फ्लैट लिस्ट स्टाइल सीट, अब मैंने इसमें चेंजेस करके ये सारी ऐसे चेंजेस हुई। फिर मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, यहाँ पे पहले ये था, अब यहाँ पे ऐसा है। तो तुमको देख रहे सारा तुमको कंपेयर करके दे रहा है, एक सारी चीज यहाँ पे कंपेयर हो रही है कि आपने क्या क्या चेंजेस किया। तो यही गिटहब है, और गिटहब इसी के लिए सीखना है, तुमको बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में तुम बहुत सम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अब ऐसा हो सकता है कि तुमने 1 महीना तक काम किया, और 1 महीने तक तुमको प्रोजेक्ट है तुम्हारा, और तुम्हारा जिस दिन तुम्हारे बॉस को तुमको दिखाना है, उस दिन तुम सुबह में कुछ चेंजेस कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, कुछ नया चीज चेंजेस कर रहे थे और वो क्रैश कर गया। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम उसमें फिर अब बैठ करके वो अथी ढूंढो कि कहाँ पे वो चीजें हो रही, गलती हुई, तो तुम दिखा नहीं पाओगे कि तुम्हारे पास तो प्रीवियस। इससे हमारा क्या है, आगे का थी बचेगा, वर्जन कंट्रोल के समय में हमें वहां भी डिस्कस करनी थी, अभी हमारा इस पे डिस्कस हो गया। इसके अलावा क्या होता है,
वर्जन कंट्रोल का और क्या होता है मैं इसको थी में इसके अलावा क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल हम इसी काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, चलो छोड़ो इसको थी में, आगे हम इसको डिस्कस। अब हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन टू फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है? फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है? तो फुल स्टैक हम लोग को पता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल दी थ्री एस्पेक्ट, वो तीनों एस्पेक्ट, एक फ्रंट एंड का, बैक एंड का और डेटाबेस, इन तीनों को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, फुल स्टैक करते हैं। और अगर इसी तीनों का हम डेवलपमेंट करते हैं, इन तीनों का डेवलपमेंट करते हैं, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट कहलाता है। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा डेवलपर होता है जिसको इन तीनों फील्ड की नॉलेज होती है। उसे फ्रंट एंड की भी नॉलेज होती है, उसे बैक एंड की भी नॉलेज होती है, उसे डेटाबेस की, यानी वो अकेला काफी होता है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जनरली क्या होता था पहले, एक फ्रंट एंड टीम होती थी, एक बैक एंड टीम, मैंने कल भी बताया है, बैक एंड टीम होती थी, एक डेटाबेस टीम होती थी। तीनों का अलग अलग होता था रोल। फ्रंट एंड वाले को बैक एंड का काम नहीं पता है, बैक एंड वाले को डेटाबेस वाले का नहीं पता है, चीजें बहुत लंबी जाती थी। आज क्या होता है, एक ही इंसान होता है, ये सारा काम करते हैं। बेनिफिट इसका क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर की बनने की बेनिफिट क्या होती है? पहला, तुम अकेला पूरा थी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। दूसरा, तुम्हारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, तो तुम्हारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। अगर तुमने सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखा है, तुमने सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखा है, तो तुम सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर का रोल में जॉब जा सकते हो। बट अगर ना तुमने फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखा, तो तुम्हें फ्रंट एंड का भी नॉलेज है, बैक एंड का भी नॉलेज है, तुम डेटाबेस का भी नॉलेज है। तो तुम अगर कहीं पे फ्रंट एंड के अथी रोल आई, फ्रंट एंड रोल के लिए कहीं पे जॉब आई, तुम उसको भी अप्लाई कर सकते हो। कहीं पे बैक एंड की रोल आई, उसको भी अप्लाई कर सकते हो। कहीं डेटाबेस अथी एडमिनिस्ट्रेटर का रोल आया, वो भी तुम अप्लाई कर सकते हो। कहीं फुल स्टैक का आया, तुम उसको भी अप्लाई कर सकते हो। यानी सिर्फ एक फुल स्टैक का तुमको नॉलेज रखने से तुम 4 सेक्टर में एक साथ अप्लाई कर सकते हो। तुम 4 सेक्टर में एक साथ अप्लाई कर सकते हो। तुम देख लो, तुम्हारी जॉब अपॉर्चुनिटी 4 टाइम्स बढ़ गई सीधे। ये एक बेनिफिट होता है फुल स्टैक डेवलपर बनने का। फिर जॉब में जाने के बाद भी मैंने बताया कि चूंकि तुम अकेला एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट घट रही है बनाने की। ऑफकोर्स अगर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट घट रही है बनाने की, तो कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि क्लाइंट से तो वो पैसा उतना ही ले रही है। वो बोली कि क्लाइंट को बोली कि मैं इस सॉफ्टवेयर को बनाने का 10,000 लूंगा, तो वो 10,000 ही ले रही है। बट अगर तुम अकेला काम कर रहे हो उसमें, तो हो सकता है कंपनी को वो पूरा पैसा बच रहा है, तो तुम्हारा हो सकता है उसमें से वो 6 to 7,000 तुमको दे देगा। और वहीं पे अगर 3 बंदा होता, एक फ्रंट एंड का बंदा होता, एक बैक एंड का बंदा होता, एक फुल स्टैक का एक डेटाबेस का बंदा होता, तो तीनों के बीच में वो 7,000 क्या होती, 3 पार्ट में बट जाती। तो फुल स्टैक डेवलपर बनने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि तुम्हारा एज कंपेरिजन टू तुम फ्रंट एंड बैक एंड या डेटाबेस के एज कंपेरिजन में तुम ज्यादा अर्न करते हो, तुम्हारी पैकेज ज्यादा होगी इसी में चीजें। तो कंपनी के एंड से भी बेनिफिट है, तुम्हारे एंड से भी बेनिफिट है। देख लो कितना चीज है एक तुम्हारा फुल स्टैक डेवलपमेंट करने का। और मैं ये बता दूं, आज के टाइम बहुत ज्यादा डिमांड में है। मैं हर दिन एक अथी फुल स्टैक डेवलपमेंट का देखता हूँ। कल भी मैं एसेंचर का देख रहा था एक अथी में, वहां भी आई थी कि अथी में उसकी रिक्वायरमेंट थी कि फुल स्टैक डेवलपर। हाँ, ये था कि उनका था जावा में था, इस कारण नहीं तो मैं अप्लाई कर देता। मुझे जावा जावा फुल स्टैक का मुझे नॉलेज नहीं है। मुझे जावा स्क्रिप्ट फुल स्टैक की नॉलेज है, पीएचपी फुल स्टैक की नॉलेज, लैम्प फुल स्टैक की है, जावा स्क्रिप्ट जावा की फुल स्टैक की नॉलेज नहीं है। तो तुम वहां पे अपने एसेंचर की वो रोल थी 4.5 लाख की पैकेज की। तो ये चीज है, जॉब और बेनिफिट पता चल गया, जॉब अपॉर्चुनिटी पता चल गई, चीजें क्या क्या सीखनी पड़ेगी। अब देखो, तुमको पता है कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो इतना ये नहीं है कि इतना आसानी से तुम इसको सीख लोगे। इसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, क्योंकि तुम्हारा थी है, कोई भी अगर चीज ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, तो ये मानो कि इसमें उतनी ज्यादा टफ भी है वो चीज। अगर आज के टाइम में, आज की वर्ल्ड में अगर कोई चीज की जितनी ज्यादा आज मशीन लर्निंग की डिमांड है, तो तुम मान के चलो मशीन लर्निंग सीखना इतना इजी नहीं है। आज अगर डेटा एनालिटिक्स का डिमांड है, डेटा साइंस की डिमांड है आज, तो डेटा साइंस के फील्ड को सीखना इतना इजी नहीं है। आज इथिकल हैकिंग को है वो भी, क्योंकि इजी चीज को की आज डिमांड है ही नहीं। आज का मार्केट इतना ज्यादा बढ़ चुका है आईटी सेक्टर की,
आज छोटे मोटे तुमको थी की डिमांड नहीं है, वो उसी चीज की डिमांड है जिसको सीखना या जिस चीज को करना बहुत टफ है। बहुत बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मतलब इजी भी नहीं है, वो ना टफ है ना इजी है। तो ये चीज है। ऐसे ही फुल स्टैक इजी नहीं है, बट हाँ, तुम उसको सीखने वाले भी, आज अगर कोई वर्ल्ड में फुल स्टैक डेवलपर है वो भी इंसान ही है। तो उन्होंने कैसे सीखा, उसका एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर पाथ है कि तुम पहले ये चीजें सीखो, फिर ये चीजें सीखो, फिर ये चीजें सीखो, वो सारी चीजें। इन्हीं पाथ को टेक्नोलॉजी के लेने के लिए देखो, एक बहुत अच्छी मुझे ये मिली थी। ये एक वेबसाइट है, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है तुमको। ओके चलो मैं इसको यहाँ खोलता, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पे तुम क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्नोलॉजी का तुम इस पे देख सकते हो। तुमको कोई भी टेक्नोलॉजी सीखनी है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की ये धीरे धीरे अपडेट हो रही है। फ्रंट तुम्हें सीखनी है, इसकी रोड मैप कि फ्रंट सीखने के लिए तुम्हें क्या, फ्रंट डेवलपर बनने के लिए तुम्हें क्या क्या सीखना चाहिए। देखो, तुम्हें स्टार्ट किया, तुम इंटरनेट सीखो, फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखो, देखो यहाँ से। फिर इधर अति में है उसका थी में चीजें। फिर वर्जन कंट्रोल सीखो, देखो यहाँ बताया हुआ है। पर वर्जन कंट्रोल में रेपो होस्टिंग होस्टिंग सर्विस सीखो, गिटहब। फिर गिट का बेसिक यूज सीखो, देखो यहाँ भी। फिर वेब सिक्योरिटी नॉलेज सीखो, पैकेज मैनेजर मैंने अभी डिस्कस किया, पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर यही तो मैं बोल रहा था, NPM की बात कर रहा था। फिर CSS की आर्किटेक्चर होती है, CSS प्री प्रोसेसर्स होता है इसको। ये एक ऑप्शनल है कि इसमें क्या है, तुम ये चीज HTTPS होता है, ये थी में सर्वर से कनेक्शन करने का होता है, ये चीज सीखो। कॉर्स होती है इसमें सीखो। फिर आगे बिल्ड टूल है कि बिल्ड टूल, लिंटस, फॉर्मेटर। इसके बाद जब यहां तक तुम पहुंच सकते, एक कोई फ्रेमवर्क उठाओ, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, किसी को भी तुम उठा करके सीख सकते हो। फिर मॉडर्न CSS सीखो, मॉडर्न CSS में स्टाइल कंपोनेंट ये जो भी है। फिर CSS की फ्रेमवर्क्स होती है अलग अलग, टेलविंड है, मटेरियल UI है, बूटस्ट्रैप इसी के अंदर है, बूटस्ट्रैप भी है। ये सब सीखो। फिर टेस्ट, एक ऐप को कैसे टेस्ट किया जाता है, ये चीजें। जस्ट, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, साइप्रेस, प्ले विथ। फिर ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब तुमने ऐप बना लिया, बट ऐप को ऑथेंटिकेट भी करना जरूरी है, नहीं तो कोई भी उसको हैक कर सकता है। तो ऐसा तुम्हारा सिस्टम होना चाहिए कि हाँ, सिर्फ उस ऐप को, उसमें लॉगिन इसी के लिए होता है ना, लॉगिन साइन अप जो होता है वो चीज। तो वो ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, उसके अलग अलग वे होती है। JWT, जावा वेब टोकन, वो ऑथ होता है जो आज हम लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉगिन करते हैं, चाहे फेसबुक के थ्रू करे, गूगल के थ्रू करे, वो सारी ऑथेंटिकेशन जो हम करते हैं, लॉगिन करते हैं, वो इसी के अंदर आता है, ओ ऑथ के अंदर। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन ये ओ ऑथ के अंदर ही वो सारी आती है। फिर SSH होता है, बेसिक सेशन ऑथ होता है, ये सारी। फिर वेब कंपोनेंट। तो देख रहे हो कितनी चीजें, सिर्फ अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं तो तुम्हें कितनी चीजें जाननी पड़े हैं। ऐसे में बैकएंड होगा, ऐसे ही फुल डेटाबेस में होगा। तो तुम देख सकते हो, एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए तुम्हें, अब इसमें भी बोलोगे कि सर सारा सीखना जरूरी है क्या, नहीं। इसमें देख लो, जिसमें जिसने जिसमें तुम्हें पर्पल टिक लगा मिल रहा है, ये पर्पल टिक वाली वो है जो तुम्हारी नेसेसरी है, कंपलसरी है। और जो जो तुम्हारा ग्रे कलर का टिक है, वो वैसी है जो तुम, अगर तुम टाइम है तुम्हारे पास तो सीख लो, वो कंपलसरी नहीं है। सीखते हो तो अच्छा है, नहीं सीखते हो तो वो काम चल सकता है। बट पर्पल वाली ये वो टेक्नोलॉजी सब है जिसको सीखे बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता, तुम एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बन सकते हो। तो देख लो, एक सिर्फ फ्रंट एंड में इतना रोड मैप है, ऐसे करके बैक एंड में होगा, देखो ऐसे बैक एंड की भी होगी, बैक एंड में भी होगा तुम्हारा इंटर बैक, कुछ कुछ मिक्सिंग है, इंटरनेट वही है, वर्जन कंट्रोल। यहाँ बैक एंड में हम गए तो हमें रिलेशनल डेटाबेस होता है, जो अभी मैं इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे, पोस्ट SQL। देखो, मैं चीजें पढ़ाने से पहले तुम्हें बता दूं कि चीजें, मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि जो चीजें तुम खुद से भी अगर है। तो ये रिलेशनल डेटाबेस का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, OS का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, OS कथी में जनरल नॉलेज। फिर पोजिक्स क्या होती है, ये सब चलो आगे की। फिर NoSQL इसी में होता है, रिलेशनल और NoSQL डेटाबेस होता है। NoSQL में मोंगो DB आता है, अगर किसी ने नाम सुना होगा। इनफ्लैक्स DB होता है, इतना। फिर ORM होता है, ACD, ये सारी तुमको, ये तुम
वॉडी नॉट, ये सारी प्रॉपर्टी जो देख रहे हो, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शन, एसिड, ओआरएम, ये कंप्यूटर साइंस वाले डीबीएमएस में जाकर के पढ़ेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है। ओआरएम नहीं, एसिड उसिड पढ़ोगे। फिर फायरबेस होता है, बहुत ज्यादा फायरबेस होता है, देखो कैसेंड्रा को नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ये सारी चीज। फिर ज्यादा डेटाबेस को स्केल कैसे किया जाता है। एपीआई मैंने अभी बोला था, एपीआई का देखो बनाने का अलग अलग होता है, रेस्ट एपीआई होता है, जेसॉन। तो ये देख लो कितनी टेक्नोलॉजी लर्निंग है। इसीलिए जितनी अगर अथी डिमांड है टेक्नोलॉजी की, उतनी ही उसको सीखना थी। उसको सीखने के लिए उतना तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा, तुम्हें उतनी एफर्ट लगानी पड़ेगी उसको सीखने के लिए। क्लियर हो रही है सभी को? हेलो, यस सर। गिटहब को